अपनी मासूमियत साबित करने के लिए उसने अदालत में सबके सामने अपनी स्कर्ट तक उठा दी थी, लेकिन जिसे वह अपनी माँ जैसा मानती थी, उसी धर्म माता ने आगे आकर गवाही दी कि मैरी अब पवित्र नहीं रही। उनके घर के नौकर ने भी झूठ बोला और कहा कि जब भी मालिक बाहर होते थे, मैरी खुद को उसे सौंप देती थी। इन दो गवाहों ने मैरी को गुस्से के चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, लेकिन जब तीसरा गवाह सामने आया तो वह कांप उठी। यह वही आदमी था जिसने एक दिन पहले उसकी पवित्रता उससे छीन ली थी। इस पूरे दुखद घटना की जड़ उसके पिता द्वारा कुछ समय पहले तय की गई शादी में थी। मैरी एक अमीर कपड़ा व्यापारी की बेटी थी, लेकिन ऊंचे समाज में जगह बनाने के लिए उसके पिता ने चुपचाप उसकी शादी ग्राफ वान किलबर्ग उसके नाजायज बेटे से पक्का कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि मैरी पहले से ही किसी और से प्यार कर चुकी है। 1 साल से भी ज्यादा समय तक मैरी एक गरीब युवक मिशेल से छुप छुप कर मिलती रही। मैरी जानती थी कि उसके पिता इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उसने कभी भी अपने इस प्यार को सबके सामने लाने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे उनके बीच भावनाएं गहरी होती गई, मैरी ने आखिरकार अपने पिता को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन वह कुछ कह पाती उससे पहले ही उसके पिता ने उसका रिश्ता किसी और से तय कर दिया था। किराने का सामान खरीदने का बहाना बनाकर वह चुपचाप मिशेल से मिलने गई और अपने हाथों से बुना हुआ एक कंगन उसकी कलाई पर पहनाया, यह वादा करते हुए कि वह अपने पिता को मनाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। एक दिन जब मैरी दुकान में कपड़ों को सजा रही थी, जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि शागिर्द उसे बेझिझक घूर रहा था। मैरी उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका मंगेतर रूपर्ट है। हालांकि वह बाहर से विनम्र और शिष्ट दिखाई देता था, लेकिन मैरी को उसके प्रति जरा भी लगाव महसूस नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह एक नाजायज बेटा था, बल्कि इसलिए भी कि उसका स्वभाव और चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ये बात पूरे शहर में अब किसी से छिपी नहीं थी। रूपर्ट्स ने मैरी के चेहरे पर झलक रही दूरी को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि 4 हफ्तों में वे पति पत्नी बनने वाले हैं और उससे पहले उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। मैरी ने साफ कहा वह उसे पसंद ही नहीं करती और चाहे वह उस पर जबरदस्ती करे, वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। मैरी के इस इनकार ने रूपर्ट्स के मन में गहरा क्रोध और अपमान भर दिया। वह मानता था कि भले ही वह नाजायज बेटा है, फिर भी उसकी रगों में शाही खून बहता है, जबकि मैरी उसके लिए सिर्फ एक साधारण लड़की थी। अगले ही दिन मिशेल ने उसे नदी के किनारे मिलने बुलाया और बताया कि उसे अपने एक गार्ड दोस्त से पता चला है कि ग्राफ वॉन किलबर्ग बहुत पहले ही कंगाल हो चुका है। बाप बेटा लोगों को धोखा देने के लिए नकली कर्ज का सहारा ले रहे थे और उन्होंने एक जज को भी रिश्वत देकर किसी खतरनाक साजिश में शामिल कर लिया था। मैरी सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि उसका पिता इस धोखे में ना फंसे, लेकिन जब न्याय का प्रतीक माने जाने वाला जज खुद गवाह के रूप में मौजूद था, तो आम तौर पर समझदार और चालाक व्यापारी भी धोखा खा गया और अपनी सावधानी छोड़ बैठा। सगाई के अनुबंध में साफ लिखा था कि मैरी के पिता को यह गारंटी देनी होगी कि उनकी बेटी में कोई शारीरिक या मानसिक कमी नहीं है और वह पूरी तरह से पवित्र है, वरना उनकी सारी संपत्ति ग्राफ वॉन किलबर्ग के नाम हो जाएगी। ऐसा अपमानजनक अनुबंध मैरी के पिता पहले साइन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जज ने कहा कि यह आम प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति शाही परिवार में शादी करता है, ताकि शाही खून की शुद्धता बनी रहे। एक तरफ उन्हें रईसों में शामिल होने की चाह थी और दूसरी तरफ जज की मौजूदगी में उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिरकार मैरी के पिता ने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच मिशेल मैरी को अपने साथ भाग जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैरी ने कहा कि ऐसा करने से उसके पिता और पूरे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने एक ऐसा तरीका सोचा जो सब कुछ सुलझा सकता था। वह अपनी ही मौत का नाटक करेगी और सबको धोखा देगी। शहर में बहुत कम लोग जानते थे कि मैरी बहुत अच्छी तैराक है, इसीलिए अगर वह डूबने का नाटक करे और कोई गवाह इसकी पुष्टि कर दे तो वह मिशेल के साथ भागकर यहाँ से बहुत दूर जा सकती थी। उन्होंने तय किया कि अगले दिन इसी योजना को अंजाम देंगे और फिर नई पहचान के साथ किसी दूर जगह जाकर बस जाएंगे।
लेकिन उसी रात घर लौटने से पहले ही अचानक कुछ गार्ड दरवाजे पर आ पहुंचे। एन को पहले से पता था कि मैरी किसी से प्यार करती है, लेकिन वह अपनी भांजी के स्वभाव को समझती थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करेगी और जरूर कोई उसे बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लेकिन गार्डों के कप्तान ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और दावा किया कि मैरी के कई पुरुषों के साथ संबंध हैं। जैसे ही वह अंदर आया उसने हर जगह तलाशी शुरू कर दी और सच में उसे मैरी के बिस्तर के नीचे छुपा हुआ गहनों का एक थैला मिल गया। जैसे ही मैरी घर लौटी उसे बिना किसी सफाई का मौका दिए तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और एक गंदी व सीलन भरी जेल की कोठरी में डाल दिया गया। घबराहट में वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और कप्तान को अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने बाकी गार्डों को बाहर भेज दिया। उसे दरवाजे तक घसीटा और जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ दिए। डर से कांपती हुई मैरी के सामने रूपर्ट्स के घर का कोचवान और उसके अपने घर का शागिर्द अंदर आ गया। उन्होंने उसकी चीखों और विरोध को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ अत्याचार किया और उसका मंगेतर रूपर्ट्स बाहर खड़ा होकर ठंडे दिल से ये सब देखता रहा। अगले दिन मैरी की गॉडमदर पानी की बाल्टी लेकर कोठरी में आई। उसे मां सम्मान समझने वाली मैरी को लगा कि अब शायद वो बच जाएगी, लेकिन गॉडमदर पहले ही रिश्वत ले चुकी थी। मैरी के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर भी उसे कोई दया नहीं आई, बल्कि उसने बेरहमी से उसके पैरों से खून साफ कर दिया ताकि उसके साथ हुए अत्याचार के सबूत मिट जाएं। जब मैरी के पिता को पता चला कि उसकी बेटी को कैद कर लिया गया है तो वे गुस्से में वहां पहुंचे, लेकिन उससे बात करने से पहले ही उन पर यह आरोप लगाकर कि उन्होंने कप्तान पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें तलवार से पेट में वार करके मार दिया गया। कुछ भी करने में असमर्थ मैरी को गार्ड अदालत में पेशी के लिए ले गए। उसकी गॉडमदर और उसके घर के शागिर्द दोनों को रिश्वत दी जा चुकी थी और उन्होंने झूठ बोलते हुए मैरी पर अपवित्रता और गलत आचरण के आरोप लगाए। रूपर्ट्स के कोचवान ने तो सच्चाई को और भी तोड़ मरोड़ दिया। उसने कहा कि जज के पास जो तितली वाला ब्रॉच है वह उसने मैरी को उनके बीच संबंध बनाने के बाद तोहफे में दिया था। अंत में मैरी को व्यभिचार और वेश्यावृत्ति के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसे निर्वासन की सजा दी गई, यानी उसे हमेशा के लिए कॉन्स्टेंस शहर से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, क्योंकि उसने सगाई के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया था और शादी से पहले शुद्ध नहीं रही थी, इसीलिए उसके परिवार की सारी संपत्ति ग्रॉफ वॉन किलबर्ग को सौंप दी गई। जज ने उसे एक रास्ता दिया और कहा कि अगर वह किसी मठ यानी कॉन्वेंट में जाकर पूरी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाए तो उसे निर्वासन से बचाया जा सकता है। लेकिन मैरी ने सीधी होकर अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा कि वह निर्दोष है और कभी भी उनकी बातों के आगे नहीं झुकेगी। ये शहर जिसने उसे अंतहीन दर्द और अपमान दिया था, वह एक दिन जरूर वापस आएगी, जो कभी एक सम्मानित और कुलीन युवती थी। उसे झूठे आरोप में फंसाकर जेल में डाला गया, उसके साथ बर्बर अत्याचार किया गया, उसकी इज्जत छीनी गई और उसके परिवार की संपत्ति भी उससे छीन ली गई। निर्वासन से पहले उसे सार्वजनिक रूप से बेरहमी से कोड़े मारने की सजा दी गई। इस सजा को देने वाला कप्तान पहले ही रिश्वत ले चुका था। एक असहाय निहत्थी औरत के सामने उसने उतनी ही नहीं बल्कि उससे भी दुगनी ताकत का इस्तेमाल किया जितनी वह आमतौर पर पुरुष कैदियों पर करता था। उसका इरादा था कि मैरी 50 कोड़ों के भीतर ही मर जाए। आखिरकार जब आखिरी कोड़े की बारी आई तो कप्तान ने देखा कि मैरी में अभी भी चीखने की ताकत बाकी है, तो उसने पूरी ताकत जुटाई और उसका पहले से ही फटी और घायल पीठ पर जोरदार वार किया। कप्तान के जाने के बाद मिशेल का दोस्त जल्दी से मंच पर आया और लगभग बेहोश हो चुकी मैरी को खोल दिया। उसे आदेश था कि वो मैरी को शहर से बाहर छोड़ाए, लेकिन जब वह नदी के मोड़ पर पहुंचे तो मैरी ने उसे नीचे उतारने की विनती की। दोस्त ने सोचा कि शायद वो खुद को साफ करना चाहती है, इसीलिए वो शालीनता से मुड़ गया और उसकी ओर नहीं देखा। लेकिन केवल 2 मिनट के भीतर मैरी अचानक पानी की सतह से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। जब मिशेल को पता चला कि वह पानी के बहाव में बह गई है तो उसने इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। वह दौड़कर उस नदी के किनारे पहुंचा जहां वह कभी साथ खेलते थे और टूटे दिल से उसे पुकारने लगा, लेकिन अंत में वह अपनी प्रिय को वापस ना ला सका।
कुछ ही समय बाद मैरी की मौत की खबर रूपर्ट्स तक भी पहुंच गई, लेकिन वह यह कभी नहीं सोच सकता था कि 50 कोड़ों की मार सहने और अपने घावों को नदी के पानी में झेलने के बाद भी मैरी अभी भी किसी तरह जिंदा थी और उसकी सांसें चल रही थी। सौभाग्य से उसी समय वहां से एक कारवां गुजर रहा था और उसमें से एक महिला ने अपने साथियों के विरोध के बावजूद लगभग बेहोश और अधमरी मैरी को गाड़ी में चढ़ाने की जिद की। जैसे ही रात हुई, कारवां ने जंगल में डेरा डाल लिया और उसी महिला के आग्रह के कारण मैरी का इलाज किया गया। उस महिला की देखभाल में मरहम लगाने के बाद धीरे धीरे मैरी को होश आने लगा, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह होश में आई, वह सारी दर्दनाक यादें उफनती लहरों की तरह उसके मन में वापस आ गई। इस तरह मैरी को पूरे 3 हफ्तों तक उस गाड़ी में साथ ले जाया गया। उसे ये भी पता चला कि जिस महिला ने उसे बचाने पर जोर दिया था उसका नाम मैडलिन है। नहाने में मदद करने के बाद मैडलिन ने उसे साफ कपड़ों का एक जोड़ा दिया। तभी मैरी ने ध्यान दिया कि न केवल उसे दिए गए कपड़ों बल्कि उन सभी कपड़ों पर पीले रंग की रिबन बंधी हुई थी। यह समझकर कि उसे एक वेश्याओं के समूह ने बचाया है, उसने कपड़े मैडलिन को वापस करते हुए कहा कि वह इस रास्ते पर नहीं चलेगी। लेकिन मैडलिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि वह चाहे तो अपने खुरदुरे जेल के कपड़े पहनती रहे, लेकिन ज्यादा देर तक लोग उसे पहचानने में देर नहीं लगाएंगे। मैरी जानती थी कि अगर रूपर्ट्स को पता चल गया कि वह जिंदा है तो उसे ढूंढने के लिए लोग जरूर भेजेगा। आखिरकार उसने पीली रबन वाले कपड़े पहन लिए। वह यहाँ हमेशा मुफ्त में रहकर नहीं जी सकती थी और जब तक उसके पास कमाने का कोई और तरीका नहीं था तो उसे मजबूर होकर इस रास्ते पर कदम रखना पड़ा, जिससे वापस लौटना संभव नहीं था। इस प्रकार हाना नाम के रूप में मैरी उस समूह में शामिल हो गई जो अपने शरीर बेचकर जीवन यापन करते थे। 3 दिन और 3 रातों की लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार एक नए शहर में पहुंचे। इसका मतलब था कि मैरी अब एक बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी शुरू करने वाली थी। बाजार में वह मैडलिन के पीछे पीछे चल रही थी। उसका मन डर और बेचैनी से भरा हुआ था। मैडलिन ने धीरे से उसे कहा कि उसे खुद आगे बढ़कर बोलना होगा, वरना कोई आदमी उस पर ध्यान नहीं देगा। जब उसने देखा कि मैरी अभी भी वहीं खड़ी है तो उसने उसे एक युवा सैनिक के सामने धक्का दे दिया। उनके पीछे लगे साधारण से तंबू के अंदर मैरी ने आखिरकार वह कदम उठा लिया। उसने सामने खड़ी आदमी की कल्पना अपने प्रिय मिशेल के रूप में की। उधर मिशेल ये मानने को तैयार नहीं था कि मैरी डूब गई है। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर उसे ढूंढता था। एक दिन उसने अचानक पानी में किसी को तैरते देखा। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और पाया कि वह एक छोटा बच्चा था जो अभी अभी पानी में गिर गया था। वह काउंट पैलेटाइन का इकलौता बेटा था। मिशेल द्वारा उसके बेटे की जान बचाने के बदले में काउंट ने उसे एक अपवाद के रूप में अपने नए बनाए गए दल में शामिल होने की अनुमति दी, जहां वह उच्च पद पर रहकर रईसों की सेवा करता था। एक दिन एक नया सैनिक उत्साह से मिशेल से डींगे मारते हुए बोला कि वह हाल ही में असली मर्द बन गया है। उसने कहा कि वह एक औरत, एक बेहद खूबसूरत और शालीन वेश्या थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी और अगर मौका मिले तो मिशेल को हाना को ढूंढना चाहिए। वह आदमी दरअसल मैरी का पहला ग्राहक था, लेकिन उसके नकली नाम की वजह से मिशेल को कुछ भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ मैरी ही थी। इसी दौरान मैडलिन के शरीर पर निशान देखकर मैरी डर गई और उसने पूछा कि अगर कोई ग्राहक उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या करना चाहिए। मैडलिन ने एक खंजर दिया और समूह की सबसे अनुभवी महिला से इसका इस्तेमाल सिखाने को कहा। शुरू में मैरी उसे सुई की तरह पकड़ती थी और उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह चमड़े को भेद सके, लेकिन उस महिला के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे ज्यादा ताकत लगाने लगी, मानो अपना सारा गुस्सा और नफरत उसी पर उतार रही हो। उस महिला ने उसे चेतावनी दी कि उसके पास केवल एक मौका होगा और उसे हमलावर की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर वार करना होगा ताकि वह तुरंत खून बहने से गिर जाए। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली और मैरी से कहा कि हर ग्राहक से मिलने से पहले इसकी 3 बूंदें पी ले ताकि उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाए और उसे सामने वाले का एहसास ना हो। उस शीशी को रख देने के बाद मैरी ने पूरी रात जाकर अपने लिए खास पोशाक सिले ताकि ज्यादा ग्राहक आकर्षित कर सके और ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन उनका समूह एक छोटे शहर में पहुंचा। जैसी उम्मीद थी, बिना कुछ कहे ही मैरी उस पोशाक की वजह से एक आदमी का ध्यान खींचने में सफल हो गई। उसने चुपके से अपनी प्याली में उस द्रव्य की 3 बूंदें डाल दी, लेकिन पीने से पहले ही उस आदमी ने प्याली छीन ली और उसे जबरदस्ती गाड़ी में दबा लिया। उसने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया ताकि वह चिल्ला न सके। यह दृश्य देखते ही मैरी को अपने पुराने दर्दनाक अनुभव याद आ गए। उसी क्षण उसने अचानक उसके हाथ को जोर से काट लिया और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया। वह आदमी गुस्से में उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी मैडलिन समय पर आ गई और उसे बहलाकर खुद उसकी जगह लेने की पेशकश की, जिससे स्थिति संभल गई।
लेकिन तब तक उस आदमी की रुचि खत्म हो चुकी थी और वह बिना पैसे दिए गुस्से में चला गया। एक दिन कारवां एक और नए शहर में पहुंचा। बाजार में परिचित कपड़ों को देखकर मैरी को ऐसा लगा जैसे एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। उसी समय उसने पास में एक महिला को कपड़े वाले से मोल भाव करते सुना। उसके हाथ पर बंधी पीली रिबन देखकर मैरी समझ गई कि वह भी उसी काम में है, यानी कि वह एक वेश्या है। लेकिन उसका रूप और पहनावा किसी कुलीन महिला जैसा था। कपड़ों के अपने अनुभव के आधार पर मैरी तुरंत समझ गई कि दुकानदार उसे धोखा दे रहा है और उसने समय रहते बीच में आकर उसे बचा लिया। उस महिला ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसे अच्छे भोजन के लिए बुलाया, साथ ही उसके सवालों का जवाब भी दिया। असल में वह पूरी तरह वेश्या नहीं थी, बल्कि एक तरह की साथी या प्रेमिका थी। कुछ लोग तो उसके साथ एक रात बिताने के लिए अपनी संपत्ति तक बेच देते थे। उसे समझ आ गया कि अगर उसे बदला लेना है तो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचना होगा और ताकतवर लोगों का सहारा लेना होगा। तभी उस महिला ने देखा कि कुछ वेश्याएं एक सैनिक अधिकारी के पास इकट्ठा हुई हैं। तंबू पर बने निशान से साफ था कि यह किसी काउंट का अस्थायी शिविर है। भीड़ के पास से गुजरते हुए मैरी ने अधिकारी को कहते सुना कि ये वेश्याएं गंदी हैं और शाही दरबार में जाने के लायक नहीं हैं। तभी मैरी को स्थिति समझ में आने लगी। असल में काउंट की पत्नी, जो गर्भवती थी, अपने पति के लिए एक साथी चुन रही थी ताकि उसका ध्यान बना रहे और बाद में किसी भावनात्मक उलझन से बचने के लिए उसने एक वेश्या को चुनने का फैसला किया था। यह सुनकर कई महिलाएं आगे आने लगी। मैरी ये मौका खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि काउंट के करीब जाना मतलब अपने बदले के एक कदम और पास जाना था। उसने अपने चेहरे से धूल साफ की, मैडेलिन की ओर मुड़कर कहा कि उसे कोशिश करनी ही होगी। वह मैडेलिन की आभारी थी कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन इस तरह की जिंदगी जीते रहने से वह अपना बदला कभी पूरा नहीं कर सकती थी। मैरी सिर ऊंचा करके आत्मविश्वास के साथ अधिकारी के पास गई और कहा कि वह वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। उसका व्यक्तित्व और रूप बाकी महिलाओं से अलग था और उसे सच में तंबू के अंदर जाने का मौका मिल गया। जैसे वह अंदर गई, अधिकारी ने उसे अपने कपड़े उतारने को कहा ताकि वह यह देख सके कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, पर्दे के पीछे से एक हाथ ने उसे रुकने का इशारा किया। कपड़े उतारते हुए मैरी ने खुद को हाना के नाम से पर्दे के पीछे मौजूद व्यक्ति से परिचित कराया। उसने कहा कि उसके पास वह कोमलता है जो पुरुष चाहते हैं। पर्दे के पीछे खड़ी काउंटेस प्रभावित हुई। वह धीरे धीरे मैरी के पास आई और उसके बालों की एक लट को उठाया। अजीब बात यह थी कि किसी भी तरह की बदबू के बजाय उसके चमकदार और हल्के सुगंधित बालों से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। यह साफ था कि वह एक शुद्ध और स्वस्थ महिला थी। जैसे ही मैरी तंबू से बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक बाहर खड़ी मैडेलिन को देखा था। थोड़ा सोचने के बाद मैडेलिन ने एक जोखिम उठाने का फैसला किया, ये सोचकर कि अगर वह मैरी के साथ चली गई तो शायद उसे भी एक बिल्कुल नई जिंदगी मिल सकती है। मैरी उससे काउंटेस के सामने ले गई और कहा कि वह तभी जाएगी जब मैडेलिन को भी स्वीकार किया जाए। हालांकि ये मांग थोड़ी साहसी थी, लेकिन इससे काउंटेस हंस पड़ी और इस तरह मैरी की इच्छा पूरी हो गई और वह काउंटेस की गाड़ी में सवार हो गई। उसी समय गाड़ी का सामना अचानक कुछ सैनिकों से हुआ। उनका नेतृत्व करने वाला अधिकारी मिशेल था, जो कि था मैरी का प्रेमी। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी के अंदर बैठी मैरी एक पल के लिए जैसे छिटक गई और स्तब्ध रह गई। वह गाड़ी से नीचे उतरी ये देखने के लिए कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है, लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह सच में मिशेल ही था। उसने आगे बढ़कर खुद को प्रकट नहीं किया, बल्कि जल्दी से वापस गाड़ी में चली गई। लेकिन रात होने पर उसने हिम्मत जुटाई और मिशेल के पास जाने का फैसला किया। मैरी ने खुद को मजबूर किया, हाथ उठाकर उसे रोका और कहा कि वह अब वही मैरी नहीं रही जिसे वह जानता था। वह चाहती थी कि मिशेल किसी को यह ना बताए कि वह अभी भी जिंदा है। मिशेल उसकी बाह पर बंधी पीली रिबन को देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस हालत में पहुंच गई है। मैरी ने खुद को उदासीन दिखाते हुए कहा कि उसे काउंटेस ने खरीद लिया और जब वह काउंट की रखैल बन चुकी है, उसने कहा कि केवल काउंट के सहारे ही वह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकती है और मिशेल को किसी साफ सुथरी और अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। पूरे दिन की यात्रा के बाद काफिला आखिरकार काउंट के महल पहुंच गया। काउंट खुद दरवाजे पर अपनी पत्नी का स्वागत करने आया। उसका प्रेम और लगाव साफ झलक रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर गाड़ी पर बैठी मैरी पर पड़ी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। काउंटेस ने उससे पूछा कि क्या वह उसे पसंद आई। हालांकि काउंट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान ने उसकी पत्नी को अंदर तक चोट पहुंचा दी। जब सब लोग चले गए तो काउंटेस ने गुलाब की खुशबू वाली इत्र की एक शीशी निकाली और मैरी से कहा कि नहाने के बाद इसे लगा ले, क्योंकि उसके पति को यह खुशबू बहुत पसंद है।
उसी समय काउंट का भाई जाडुकस अचानक दरवाजा खटखटाता हुआ आया और बताया कि ग्राफ वॉन किलबर्ग ने एक पत्र भेजा है जिसमें उसने इस महल के मालिकाना हक पर सवाल उठाया है। ग्राफ वॉन किलबर्ग का नाम सुनकर मैरी के कानों में जैसे किसी तेज धार वाली चीज ने चुभन पैदा कर दी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ वह अपने दुश्मन का नाम सुनेगी। असल में 100 साल पहले ये महल सिर्फ जंगलों से घिरा एक बेकार खंडर था। एक जुए में ग्राफ वॉन किलबर्ग के पिता ये जमीन काउंट के दादा से हार गए थे। अब जब ये जगह एक शानदार महल बन चुकी थी और इससे अच्छी आमदनी हो रही थी तो इसने ग्राफ वॉन किलबर्ग और उसके बेटे के लालच को जगा दिया। रॉबर्ट्स ने अपने पिता से कहा कि उन्हें बस असली दस्तावेज को नष्ट करना होगा। वह पहले काउंट के भाई जाडुकस के साथ पढ़ चुका था और जानता था कि उसे परिवार की कोई संपत्ति नहीं मिली थी, बल्कि उसके भाई ने उसे जबरदस्ती पादरी बना दिया था। जाडुकस हमेशा चुपचाप सब सहता रहा और अपने भाई के आदेशों पर एक नौकर की तरह जीवन जीता रहा। रॉबर्ट्स ने भाइयों के बीच के तनाव का फायदा उठाने का सोचा और जाडुकस का इस्तेमाल करके उस दस्तावेज को हासिल कर नष्ट करने की योजना बनाई। उधर ग्राफ वॉन किलबर्ग का नाम सुनकर मैरी असहज हो गई, लेकिन फिर भी उसने नहाने के बाद गुलाब का इत्र लगाया और शांत मन से काउंट के कमरे में गई। वहां रहते हुए उसने समझदारी से उससे बातें करते हुए जानकारी निकाली और जाना कि काउंट और ग्राफ वॉन किलबर्ग के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मौका देखते हुए मैरी ने कहा कि वह उसकी मदद कर सकती है, लेकिन काउंट ने कहा कि ऐसे मामले उसकी पत्नी ही संभालती है और वह खुद इसमें ना दखल देता है और ना ही देना चाहता है। मैरी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस काउंट का सहारा उसने लिया है वह सिर्फ आराम और सुख सुविधाओं में डूबा हुआ व्यक्ति है और सारे फैसले उसकी पत्नी ही करती है। कोई और रास्ता ना देखकर उसने जाडुकस की ओर ध्यान दिया और प्रार्थना का बहाना बनाकर उसके पास गई। आंखों में आंसू भरकर उसने अपने बीते हुए दर्द और दुख की कहानी उसे सुनाई जो पूरी तरह सच्ची थी। जैसे ही जाडुकस कुछ कहने वाला था अचानक दरवाजा खुल गया। काउंटेस ने सख्ती से मैरी को चेतावनी दी कि वह दोबारा जाडुकस के पास ना जाए और ये भी कहा कि छोटा चेपल केवल उसके लिए ही है। जल्दी काउंटेस के बच्चे के जन्म का दिन आ गया और बाकी नौकरानियों की तरह मैरी भी पानी भरने में लगी थी, लेकिन जैसे ही वो कुएं से बाल्टी उठाकर पीछे मुड़ी उसने अचानक अपने दुश्मन रॉबर्ट्स को देख लिया। लगता था कि रॉबर्ट्स ने भी उसे देख लिया था। हालांकि उसे पता चला कि उसका नाम हाना है, फिर भी उसे शक हुआ कि कहीं वह पुरानी मैरी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल उसका मकसद काउंट से जमीन के मालिकाना हक पर बात करना था। दूसरी तरफ ग्राफ वॉन किलबर्ग की चालें देख चुकी मैरी ने खुद को छुपा लिया और दरवाजे के पीछे से उनकी बातें सुनने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, रॉबर्ट्स पूरी तैयारी से आया था। उसने पहले से ही जमीन के नकली कागज बना रखे थे। उसका प्लान था कि जैसे ही वह असली कागज देख लेगा वह नकली कागज के आधार पर दावा करके किले पर कब्जा कर लेगा। उसने जानबूझकर काउंट को उकसाया और कहा कि उसे विश्वास नहीं है कि असली कागज मौजूद भी हैं। कागज देखने के बाद रॉबर्ट्स ने झूठी माफी मांगते हुए कहा कि उसके पिता जिद्दी हैं और सच्चाई नहीं समझ पाए। वह वापस जाकर उन्हें समझा देगा। काउंट को लगा कि मामला पूरी तरह सुलझ गया है, लेकिन उसके जाने के बाद काउंट के अपने ही भाई ने चोरी छिपे रॉबर्ट्स की रिश्वत स्वीकार कर ली। रॉबर्ट्स ने उससे कहा कि अगर वह कागज चुरा कर उसे दे देगा तो उसे बाकी का पैसा मिल जाएगा। असल में दोनों पहले से ही चिट्ठियों के जरिए सौदा कर चुके थे, लेकिन मैरी ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया था। जाने से पहले रॉबर्ट्स ने जाडुकस से कहा कि हाना नाम की वह औरत मुझे एक ऐसी औरत की याद दिलाती है जो मर चुकी है। ये सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी मैरी के रेंगटे खड़े हो गए। डर के मारे मैरी भागकर सूत काटने वाले कमरे में पहुंची, जहां मैरी ने उसे बताया कि उनका दुश्मन आ चुका है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन मैडेलिन ने कहा कि वह ऐसे ही नहीं जा सकते। एक तरफ उन्हें अभी तक अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिला था और दूसरी तरफ बिना गाड़ी के घने जंगल को पार करना नामुमकिन है। उधर मौका देखकर जाडुकस ने चुपके से लोहे के संदूक की चाबी ले ली थी। जैसे ही उसने कागज निकाला अचानक मैरी उसके सामने आ गई। वह शांत बनने की कोशिश करते हुए बोला कि वह काउंटेस के काम के लिए कागज ले जा रहा है, लेकिन मैरी को पहले से ही पता था कि वह रॉबर्ट्स के साथ मिला हुआ है। सच सामने आने पर जाडुकस ने मोमबत्ती स्टैंड उठाया और धीरे धीरे पीछे से मैरी के पास आने लगा, लेकिन मैरी बिल्कुल नहीं डरी। उसने कहा कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी दोस्त सब सच सबके सामने बता देगी और सबको पता चल जाएगा कि यह काम उसी का है। यह सुनकर जाडुकस रुक गया और कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैरी ने अपने असली गुस्से को छुपाते हुए चालाकी से कहा कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए और फिर वह उसके साथ रहकर आराम की जिंदगी जिएगी। मजबूर होकर जाडुकस मान गया। उसने कहा कि 3 दिन बाद साफ हाउजन में राइन नदी के पास एक छोटे सराय में मिलना। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, मैरी सीधे काउंट और काउंटेस के पास जाकर सब सच बता देती है।
वह काउंटेस के पास जाकर कहती है कि वह एक सौदा करना चाहती है। काउंट गुस्से में कहता है कि एक वैश्य की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। वह इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और यह मानने से इनकार कर देता है कि उसका अपना भाई गद्दार है और उसे धोखा दे सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि कागज सच में गायब हैं, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने बिना सच्चाई जाने ही मैरी पर शक किया और अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दे दिया ताकि वह बता सके कि जैडोकस कहाँ गया है। नाक और मुंह से खून बहने के बावजूद मैरी नहीं डरी। उसने कहा कि अगर उसे जैडोकस का पता जानना है तो उसे उसकी शर्तें माननी होंगी। ये सुनकर काउंट और भी गुस्से में आ गया। तभी काउंटेस, जो अभी अभी बच्चे को जन्म देने के बाद कमजोर थी, वहां आ गई। उसने अपने पति को शांत किया और कहा कि अगर मैरी मर गई तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अकेले में उसने मैरी से पूछा कि वह क्या चाहती है। मैरी ने कहा कि वह कागज वापस दिला सकती है, लेकिन बदले में उसे काउंटेस शहर वापस भेजा जाए और राजा से मिलवाया जाए। यह सुनते ही काउंटेस जोर जोर से हंसने लगी। काउंटेस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैरी का असली मकसद बदला लेना है। वह बस यही सोच रही थी कि मैरी दौलत और ऊंचे दर्जे के पीछे भाग रही है। लेकिन मैरी के चेहरे पर दृढ़ता देखकर काउंटेस ने अपनी हंसी रोक ली और सौदा मान लिया। उसने मैरी को जाने दिया। इसके बाद मैरी और मैडेलिन गाड़ी में बैठकर कॉन्स्टेंस के लिए निकल पड़ी। उनका प्लान था कि रास्ते में साफहाउजेन पहुंचकर चुपके से जैडोकस से मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रॉबर्ट्स ने पहले ही अपनी चाल चल दी थी। उसने अपने कोचमैन को आदेश दिया था कि वे साफहाउजेन जाए, जैडोकस को ढूंढे, कागज छीन ले और चुपचाप उसे मार डाले। उसने खास तौर पर कहा कि अगर जैडोकस के साथ कोई औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे भी मार दिया जाए। हालांकि रॉबर्ट श्योर नहीं था कि हाना ही मैरी है, फिर भी उसे शक था और वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने तय किया कि गलती से भी अगर कोई बच जाए, उससे बेहतर है कि सबको खत्म कर दिया जाए। साफहाउजेन पहुंचकर मैरी सीधे सराय गई। जैडोकस वहां नहीं था, लेकिन उसने एक संदेश छोड़ रखा था कि वह शहर के बाहर एक पुराने सुनसान चक्की मिल में उसका इंतजार करेगा। फिर वह काले कपड़े पहनकर अकेले उस चक्की की ओर चली गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि जैडोकस जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है। उसने उसकी हालत की परवाह किए बिना उसके शरीर से कागज ढूंढा और जाने लगी। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वही कोचमैन जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसे बहुत दर्द दिया था। कोचमैन ने उसका गला पकड़ लिया, उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके पैर में तेज दर्द हुआ और उसे पकड़ छोड़नी पड़ी। मैरी पहले से तैयार थी। उसने मैडेलिन द्वारा दिया गया खंजर मजबूती से पकड़ा और सीखे हुए तरीके से उसकी जांघ में वार कर दिया। इसके बाद मैरी ने सबूत मिटाने के लिए पूरी चक्की में आग लगा दी ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। लेकिन जब कोचमैन वापस नहीं लौटा और चक्की में 2 जले हुए शव मिले तो रॉबर्ट्स का शक तुरंत यकीन में बदल गया। उसे यकीन हो गया कि हाना असल में वही मैरी है जिसने अपनी मौत का नाटक किया था। मैरी रातों रात शहर छोड़कर भाग गई। लंबा सफर तय करने के बाद वह आखिरकार कॉन्स्टेंस लौट आई। अपने पुराने घर के पास से गुजरते समय उसके चेहरे पर गहरा दुख था। अपने पिता की दर्दनाक मौत की यादें उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसके पास ना पैसे बचे थे, ना ही रहने की जगह। तभी मैडेलिन की नजर अचानक एक जानी पहचानी औरत पर पड़ी। वही औरत जिसके कभी मैरी ने कपड़े देकर मदद की थी। वह तुरंत उसके पास गई, बताया कि मैरी पास ही है। आभार के कारण उस औरत ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब मैरी की नींद खुली तब रात हो चुकी थी। अपने शहर लौटकर भी उसे सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी मौसी को गलत तरीके से पागल खाने में बंद कर दिया गया था और थोड़े समय बाद उनकी मौत हो गई। यह सुनकर मैरी का दुख और बढ़ गया। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी आदमी से हो गई जिसे उसने पहले काट लिया था। वह उसे खींचकर एक सराय में ले गया और बदला लेने की ठान ली। जैसे ही वह उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, तभी सैनिकों का एक दल अंदर आया जिसकी अगुवाई अब कप्तान बन चुके मिशेल कर रहे थे। पहले तो मिशेल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पीछे से मैरी की दर्द भरी चीख सुनी तो वह तुरंत पहचान गया। मिशेल दौड़ कर गया और उस आदमी को बेंच से मारकर बेहोश कर दिया। उसने देखा कि मैरी डरी हुई और बुरी हालत में है। वह मैरी को उस छोटी नदी के पास ले गया जहां वे पहले मिला करते थे, लेकिन मैरी ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और बार बार कहती रही कि उसका नाम हाना है। उसने कहा कि उसे मौत से डर नहीं लगता और अब उसकी जिंदगी का हर दिन सिर्फ बदले के लिए है। वह राजा से मिलकर अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहती है। मिशेल के रोकने के बावजूद अगले दिन वह फिर से काउंटेस से मिली। उसने कहा कि उसके पास अब कागज है, लेकिन अगर काउंटेस उसे चाहती है तो उसे राजा से मिलने का इंतजाम करना होगा। काउंटेस को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक वैश्य उसे ऑर्डर दे रही है, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया और कहा कि एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान वह उसे राजा से मिलाने की कोशिश करेगी।
मैरी खुश होकर ये खबर मैडेलिन को बताने गई, लेकिन वहां उसने देखा कि बहुत सारी औरतें इकट्ठा थी। ये औरतें भी मजबूरी में अपना शरीर बेचने लगी थी क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। वे कम पैसे लेती थी, जिससे बाकी वेश्याओं के ग्राहक कम हो गए थे। इससे सभी में नाराजगी बढ़ गई और वे लोग विरोध करने के लिए काउंसिल पर हमला करने की योजना बनाने लगी। इसी बीच रॉबर्ट्स ने एक कागज पेश किया जिससे साबित होता है कि वह ग्राफ वन किलबर्ग का असली वारिस है। अगर उसके पिता उस पर मोहर लगा देते तो वह उसे आधिकारिक रूप से दर्ज करा सकता था, लेकिन किलबर्ग ने कहा वह उसे तभी वारिस बनाएगा जब वह पहले काउंट का किला हासिल कर लेंगे। अचानक बिना किसी चेतावनी के किलबर्ग ने खंजर निकाल लिया और अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्ट्स ने तुरंत कहा कि अगर वह मर गया तो उसके सारे अपराध दुनिया के सामने आ जाएंगे। उसने धमकी दी कि अगर अगले दिन तक उसे वारिस नहीं बनाया गया तो वह सबको बता देगा कि कैसे किलबर्ग ने मैरी के परिवार को फंसाया था और वह खुद इसमें मजबूर होकर शामिल हुआ था। उसकी ये धमकी काम कर गई। किलबर्ग ने खुद को रोक लिया और नकली मुस्कान के साथ मुड़कर बोला कि आखिर वे बाप बेटे हैं, खून का रिश्ता है। उसने सोचा था कि वह अपने बेटे को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रूपर्ट उससे भी ज्यादा निर्दयी निकलेगा। कुछ ही समय बाद भव्य नृत्य समारोह की रात आ गई। मैरी ने उधार के कपड़े और गहने पहनकर खुद को तैयार किया। काउंटेस से मिलकर उसकी मदद से वह राजा के पास पहुंची। आखिरकार वह राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने खड़ी थी। जैसे जैसे कार्यक्रम खत्म होने लगा, मैरी को आखिरकार राजा की सेवा करने का मौका मिला। कक्ष में भेजे जाने से पहले उसने जमीन का कागज समारोह के मेजबान को दे दिया और कहा कि इसे काउंटेस तक पहुंचा दिया जाए। इस तरह उसने अपना वादा पूरा किया। पूरी रात मैरी ने अपनी हर खूबी और आकर्षण का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि राजा, जिसने बहुत सुंदर औरतें देखी थी, वह भी उससे मोहित हो गया। अगले दिन राजा ने उससे पूछा कि वह क्या इनाम चाहती है, लेकिन इससे पहले कि मैरी कुछ कह पाती, अचानक खबर आई कि काउंसिल के लोग राजा से मिलने आए हैं क्योंकि शहर में अचानक अशांति फैल गई है। जाने से पहले राजा ने आदेश दिया कि मैरी को ज्यादा पैसे देकर भेज दिया जाए। इसका मतलब था कि मैरी की सारी मेहनत बेकार हो गई। वह सदमे में राजा के कक्ष से बाहर निकली और महल के बाहर ही उसकी मुलाकात किलबर्ग और उसके बेटे से हो गई। उनके सामने उसने खुद को संभाले रखा, लेकिन जैसे ही वह वापस गई उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब जब उन्हें पता चल गया था कि मैरी जिंदा है तो वे उसे चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मैरी को लगा कि अब उसे राजा की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसे पता चला कि शहर की सारी वेश्याएं सड़कों पर उतर आई हैं और राजा से न्याय की मांग कर रही हैं। कुछ समय पहले उन्होंने परिषद के बाहर विरोध किया था क्योंकि आम औरतें उनका काम छीन रही थी। जब परिषद ने उनकी बात नहीं सुनी तो मामला बढ़ गया और वह सीधे राजा के पास पहुंच गई। मैरी भी उस भीड़ में शामिल हो गई। तभी उसकी नजर उस सैनिक पर पड़ी जो रास्ता रोक कर खड़ा था, वही कप्तान जिसने कभी उसे लगभग मार ही डाला था। मैरी ने जानबूझकर अपना सिर झुका लिया और भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगी। उसी समय लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए राजा खुद सामने आए। उन्होंने वेश्याओं की बातें सुनी और न्यायाधीश को आदेश दिया कि सही फैसला किया जाए और उनके अधिकारों की रक्षा हो। कप्तान, जो डर गया था कि उसका सर सामने आ जाएगा, जल्द से मैरी को रोकने आया, लेकिन राजा ने इशारा किया कि उसे बोलने दिया जाए। मैरी ने हिम्मत जुटाई, सीधी खड़ी हुई और गर्व से कहा कि उसका असली नाम मैरी है और वह काउंटेस्ट के एक आम नागरिक है। उसने बताया कि ग्राफ वॉन किलबर्ग और उसके बेटे ने उसे झूठे आरोप में फंसाया। जज, सिपाहियों और नौकरों को रिश्वत देकर उसकी इज्जत और उसका परिवार बर्बाद कर दिया। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि किलबर्ग तुरंत सफाई देने लगा। उसने कहा कि उसका बेटा कभी मैरी से शादी करने वाला था, लेकिन मैरी ने शादी से पहले गलत व्यवहार किया और उसके बेटे को बदनाम कर दिया। उसने ये भी कहा कि असली मैरी तो मर चुकी है और सामने खड़ी औरत नकली है। फिर उसने कप्तान को इशारा किया कि उसे पकड़ लिया जाए। तभी अचानक मिशेल वहां आ गया और अपने साथ एक अहम गवाह लाया। उस लड़के ने शर्म के साथ सच कबूल किया कि मैरी निर्दोष थी। उसने बताया कि किलबर्ग ने उसे रिश्वत दी थी, उसने मैरी के साथ गलत किया और झूठा आरोप लगाया। ये सुनकर भीड़ में छिपा रूपर्ट घबरा गया और चाकू लेकर मैरी की तरफ दौड़ा। उसी पल मैडेलिन बिना सोचे समझे आगे आ गई और उसने वार खुद पर ले लिया। हमले के बाद रूपर्ट भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मिशेल पहले से ही सैनिकों को चारों तरफ तैनात कर चुका था। वहां मौजूद औरतों ने भी गुस्से में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। हालांकि किलबर्ग खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजा ने सख्त फैसला सुनाया। इस मामले से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमे के लिए भेज दिया गया। आखिरकार मैरी को न्याय मिल गया और उसका बदला पूरा हुआ। खुशकिस्मती से मैडेलिन को सिर्फ कंधे पर हल्की चोट लगी थी और वह खतरे से बाहर थी। अगले दिन मैरी फिर उसी अदालत में खड़ी थी जहां कभी उसे दोषी ठहराया गया था। ननों के पर्दों के पीछे उसने अपने पुराने कपड़े उतारे और सफेद कपड़े पहनकर बाहर आई।
कुछ दिनों बाद जिन लोगों ने उसे फंसाया था उन्हें सड़कों पर घुमाया गया और उन्हें सजा दी गई। सब कुछ खत्म होने के बाद मैरी अपने शहर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन मिशेल ने उसे नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। उसने वह कंगन निकाला जो मैरी ने कभी उसके लिए बनाया था और कहा कि उसकी बेगुनाही को सबसे ज्यादा वही समझता है और उसके दिल की भावनाएं कोई नहीं समझ सकता। उसकी सच्ची बातों ने मैरी का दिल पिघला दिया। इस बार वह भागी नहीं, बल्कि अपने दबे हुए जज्बातों को बाहर आने दिया और आखिरकार अपने खोए हुए प्यार को अपना लिया।